Hello students, today let us start with chapter number 11, Magnetic Materials. In today's lecture, let us obtain some mathematical expressions. पहला है expression for torque acting on the magnet suspended in uniform magnetic field. डायग्राम में देखो ये बार मैग्नेट है. This bar magnet has S pole and N pole. When this bar magnet is suspended freely into the uniform magnetic field, what happens? Force due to magnetic field acts on N pole. Force due to magnetic field acts on S pole. ये डायग्राम देखो. हाँ, एज्यूम करो कि ये यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो ये बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट को यहाँ मिडल में हम लोगों ने कॉटन थ्रेड से टाइट किया एंड कॉटन थ्रेड इज लेफ्ट फ्रॉम द सीलिंग, so it is free to rotate in air. So it is actually free to rotate in Earth's magnetic, right? अभी एज्यूम करो कि ये जो है ये N पोल ऑफ द मैग्नेट है और ये S पोल ऑफ द मैग्नेट है. ठीक है, मतलब अगर आप खड़े हो तो आपका लेफ्ट का जो वॉल है वो N पोल है और राइट का जो वॉल है S पोल है मैग्नेट का. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम N पोल एंड टर्मिनेट ऑन S पोल. तो ये जो लाइंस है, these lines are the magnetic lines of force. They started from N pole and they terminate on S pole. So they represent the uniform magnetic field. वो magnetic field है from left towards the right. It is denoted by the letter B bar. ये हम लोगों ने 11th standard में पढ़ा है. What is the meaning of magnetic field of induction? It is the force acting on pole of pole strength 1 ampere meter. Force acting on unit positive pole when pole is kept in magnetic field is called as magnetic field of induction. तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो राइट वर्ड है. जैसे आपने मैग्नेट सस्पेंड किया फ्री टू रोटेट, तो ये N पोल है और ये S पोल है. N पोल का पोल स्ट्रेंथ रहेगा प्लस M, so that pole is attracted towards the S pole of the external magnetic field. और S pole का पोल स्ट्रेंथ रहेगा माइनस M, so it is attracted towards the N pole, मतलब इधर N pole है, towards the N pole of the magnetic field. तो ये मैग्नेट खुद को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर लेगा, क्योंकि इस पे एक्ट होने वाला फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एस पोल रहेगा, क्योंकि एस पोल और ये एन पोल में अट्रैक्शन है. तो इस पे एक्ट होने वाला फोर्स टुवर्ड्स द एस पोल और इस पे एक्ट होने वाला फोर्स टुवर्ड्स द एन पोल रहेगा. दैट इज व्हाई सस्पेंडेड मैग्नेट always aligns itself in the direction of magnetic field. अभी वो ऐसे ही क्यों अलाइन करता है? रीजन्स आर बिहाइंड इट. रीजन क्या है? देखो, अभी ये डायपोल है, ये सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे एग्जिस्ट नहीं होता, हमेशा S और N ही एग्जिस्ट होता है. ये हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है चैप्टर मैग्नेटिज्म. तो इस पे एक्ट होने वाला फोर्स और इस पे एक्ट होने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गए. अगर वो इक्वल एंड अपोजिट है, एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट है, अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन कॉमन रहेगा, लाइन ऑफ एक्शन कॉमन रहेगा, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट इज जीरो. Whenever the net force acting on the magnet is zero, this magnet is not free to displace. यानी ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, इधर उधर डिस्प्लेस नहीं होगा.
तो अगर मैग्नेट खुद को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करेगा तो इट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड दैट इज व्हाई हैज अ टेंडेंसी टू अलाइन। दूसरी बात, इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है एन पोल पे प्लस एम बी, इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है माइनस एम बी। ध्यान रहिए फोर्स कैसे है, बी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 एम्पियर मीटर, इसका पोल स्ट्रेंथ m है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन m एम्पियर मीटर कितना हो जाएगा, मार्केट मैथमेटिक्स में m, इस पे कितना एक्ट होगा माइनस m। तो ये दो फोर्सेस है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स है। अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन कॉमन हो गया तो व्हाट हैपेंस, दे डू नॉट फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कपल। कपल आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, रोटेशनल मोशन में। तो अगर कपल फॉर्म नहीं होगा तो इट विल नॉट रोटेट, इट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो कंक्लूजन ये है कि सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन या in the direction of magnetic field to remain in a state of translational equilibrium, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया, and in a state of rotational equilibrium क्योंकि कपल फॉर्म नहीं हुआ। तो ये नॉर्मल टेंडेंसी है, पहला डायग्राम, मैग्नेट ऐसे ही रहेगा सस्पेंडेड मैग्नेट। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो एस पोल है ना, इसके पास यहाँ पे जहाँ कर्सर है, देखो यहाँ पे मैं एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आया और उसको मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, ऐसे नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। अगर मैं मैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे लेके आया तो एस पोल की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये मेरे हाथ में है तो एस पोल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और मैं इसे नीचे ड्रैग करते गया तो ये मैग्नेट ऐसे टर्न हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये सिचुएशन में आ जाएगा। पार्ट समझे? अभी तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर मैंने यहाँ मैग्नेटिक सब्सटेंस पकड़ा और नीचे ड्रैग किया और यहाँ मैग्नेटिक सब्सटेंस पकड़ा और ऊपर ड्रैग किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल थीटा रोटेट हो जाएगा। जैसे ये रोटेट होगा तो क्या होगा, फोर्सेस का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिसाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बी का डायरेक्शन नहीं बदल रहे, हम लोग मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये एम भी ऐसे ही रहेगा, ये वाला एम भी ऐसे रहेगा। Forces acting on the two poles do not change their magnitude and direction. But doing this, यहाँ ड्रैग करने की वजह से क्या होगा, दोनों फोर्सेस में ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ, ए बी सॉरी ए से लेकर एन तक ये डिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाए, यहाँ जो नहीं था। ये जो डिस्टेंस है, ये इसको आप रीड करोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। एज दीज फोर्सेस आर फॉर्मिंग द कपल, the perpendicular distance between these two forces which are forming the couple is called as force arm या moment arm। अभी देखो ये दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, दो अलग अलग पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर लाइंस ऑफ एक्शन आर सेपरेट, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ए एन, मोमेंट आर। अब इन दोनों फोर्सेस ने स्ट्रक्चर फॉर्म किया कॉल्ड एज द कपल, एंड बिकॉज ऑफ द कपल, अगर मैंने वो एक्सटर्नल सब्सटेंस दूर कर लिया तो बिकॉज ऑफ दिस कपल मैग्नेट विल रोटेट क्लॉकवाइज। सो एबिलिटी ऑफ कपल टू रोटेट द मैग्नेट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल। मैंने लास्ट ईयर तीनों टॉर्क एक ही जगह लिया था, मैकेनिक्स वाला टॉर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी टॉर्क है और मैग्नेटिज्म में भी टॉर्क है। 11 का नोट्स देखो, तीनों एक ही जगह मिलेगा। तो कपल एक्ट हो गया या टॉर्क एक्ट हो गया। बात समझे? तो कितना एंगल्स हम लोगों ने टर्न किया था, थीटा। पर्पस क्या था कि ये दोनों फोर्सेज जो है, जो अदरवाइज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन एक्ट हो रहे हैं, ये नॉन जीरो डिस्टेंस से सेपरेट हो जाए, तो हम लोगों ने कपल इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे मैंने एक्सटर्नल सब्सटेंस जो लिया था उसको दूर किया तो ये कपल एक्ट होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा।
मैंने ड्रैग किया था एंटी क्लॉकवाइज, वो रोटेट होगा क्लॉकवाइज। तो द एबिलिटी ऑफ कपल to rotate a magnet suspended is called as moment of couple या moment of force या टॉर्क। और वो कैसे दिया जाता है? प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग द कपल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द दोस टू फोर्सेस। तो फॉर्मूला क्या आएगा देखो, ये एक फोर्स है एम बी, मैग्नीट्यूड लेना है, किसी पे भी एक्ट होने वाला, एन पे या एस पोल पे, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एम बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस कितना है डायग्राम में? ए एन, जो मैंने अभी यहाँ रीड किया था, तो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो एम बी इंटू ए एन। लेकिन डायग्राम में देखो, ये अगर थीटा है तो नीचे भी ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये जो राइट एंगल है ए एन एस, इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के लिए एन एस ये हाइपोटेन्यूज है एंड ए एन ये अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए एन अपॉन एन एस इज साइन थीटा। तो वी कैन रिप्लेस ए एन बाय एस एन साइन थीटा, सो दैट आई डिड हियर। ये जो ए एन है मैंने एस एन साइन थीटा से रिप्लेस किया, लेकिन एस एन है क्या? एस एन इज द मैग्नेटिक लेंथ 2L, तो एम बी इंटू एस एन साइन थीटा की जगह मैंने 2L साइन थीटा लिया। अब ये जो m है ये पोल स्ट्रेंथ है, 2L ये मैग्नेटिक लेंथ है, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है। लास्ट ईयर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी पढ़ा है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी पढ़ा है। और मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। टॉर्क का एक्सप्रेशन भी पढ़ा है। वहाँ टॉर्क का एक्सप्रेशन आया था पी साइन थीटा। पी था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई था इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन थीटा। वैसे ये भी है एम बी साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट, सॉरी बार मैग्नेट सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी उस डायग्राम में देखो, बी किधर था? राइट वर्ड। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर था? थोड़ा इंक्लाइन था। डायग्राम वापस देखो, ये था एम, ऊपर जा रहा है, ये था बी। तो एम बार एंड बी बार दे आर इंटरसेक्टिंग। इफ दे आर इंटरसेक्टिंग दे फॉर्म अ प्लेन एंड टू दैट प्लेन ये जो है ये परपेंडिकुलर है। तो डायग्राम में क्लियर कर रहा है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर जो रहेगा वो दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। तो एम बी साइन थीटा, राइट हैंड साइड में अगर साइन थीटा है तो क्लियरली समझ में आ रहा है राइट हैंड साइड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एम बार क्रॉस पी बार। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। और टॉर्क इज व्हाट? क्वांटिटी डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सियल वेक्टर है, या तो सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा। तो ये एक्सप्रेशन अच्छे से करो 3 to 4 मार्क्स के लिए। दूसरा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ मैग्नेट परफॉर्मिंग एंगुलर एसएचएम। ये एक्सप्रेशन आपने एज इट इज 100% एज इट इज चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन में पढ़ा है, वही इधर से पढ़ो, या तो यहाँ का कंटेंट उधर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि एंगुलर एसएचएम। ये देखो, अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन का मीनिंग आपको पता है। When body is said to perform simple harmonic motion, when the body oscillates, when the body is said to perform simple harmonic motion, उसमें दो होता है, linear simple harmonic motion and angular simple harmonic motion. तो when body is said to perform linear simple harmonic motion, ये आपने पढ़ा है। linear SHM में क्या होता है? पहली बात, the body should oscillate. दूसरा, oscillations are periodic. तीसरा, oscillations are along the straight line. चौथा, restoring force directed towards the mean position of oscillating path. अगला, linear displacement away from the mean position. और छठा,
force, restoring force is directly proportional to linear displacement. ये 6 condition है. If the body obeys the 6 conditions as I told, it is said to perform linear SHM. मैं वापस बोलता हूँ. Body should oscillate. Oscillations are periodic. यानी they should repeat after the fixed interval of time. Oscillations are along the straight line. Restoring force is directed towards the mean position. Linear displacement away from mean position. And restoring force is directly proportional to linear displacement. तो वहाँ आपने पढ़ा था कि F is equal to minus kx और फिर वो आपने आगे कंटिन्यू किया था. वो लीनियर SHM का पार्ट था. वो मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सर ने उधर पढ़ाया होगा आपको. वो करना है. फिर एंगुलर SHM किसे बोलोगे? थोड़ा सा फर्क है. एंगुलर SHM में भी क्या होगा? यही 6 कंडीशन है, खाली क्वांटिटीज बदलते हैं. पहला, it should oscillate. दूसरा, oscillations are periodic. तीसरा, oscillations are not linear. Oscillations are along the curve path. Oscillations are along the curve path. अगला, restoring force नहीं, restoring torque. Restoring torque should be directed towards the mean position. पांचवा, linear displacement नहीं, angular displacement should be directed away from mean position. और छठा, restoring torque is directly proportional to angular displacement. तो चेंज क्या होता है? पाथ लीनियर की जगह कर्व, रिस्टोरिंग फोर्स की जगह रिस्टोरिंग टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इतना ही फर्क होता है, क्योंकि लीनियर मोशन की जगह ये रोटेशनल मोशन आ जाता है. दैट इज. तो हमें पीरियड का फॉर्मूला यहाँ फाइंड आउट करना है. ठीक है, देखो ये और ये डायग्राम एक ही है. तो यहाँ हम लोगों ने जो टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया, वही टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ. ये डायग्राम देखो, लेफ्ट का कॉलम. यहाँ सेंटर में ना एक कॉटन थ्रेड अटैच करके इसको बांधा है. हियर कॉटन थ्रेड इज अटैच. कॉटन थ्रेड का सेकंड एंड जो है, इट इज फिक्स टू द सीलिंग, सो इट इज लेफ्ट फ्री टू रोटेट in a horizontal plane and about the thread as an axis. पहला तो in the direction of magnetic field aligned रहेगा. रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बोला है. अगर मैं यहाँ मैग्नेटिक सब्सटेंस को पास में पकड़ता हूँ और थोड़ा नीचे ड्रैग करता हूँ, तो इसे टिल्ट हो जाएगा. जब ऐसे टिल्ट हो जाएगा तो जो कॉटन थ्रेड है, बाय विच इट इज सस्पेंडेड डाउन, कॉटन थ्रेड में ट्विस्ट सेट होगा. उस ट्विस्ट को मैं रिस्टोरिंग टॉर्क बोल सकता हूं. इट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग टॉर्क. अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ड्रैग किया, तो क्लॉकवाइज ट्विस्ट उस कॉटन थ्रेड में सेट होगा. वो जो ट्विस्ट सेट होगा कॉटन थ्रेड में, उसको मैं रिस्टोरिंग टॉर्क बोल सकता हूं. जैसे देखो, आपने स्प्रिंग को पुल किया तो पुश वाला रिस्टोरिंग फोर्स सेट होता है. पुश किया तो पुल वाला रिस्टोरिंग फोर्स सेट होता है. बाय एनी मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन. वैसे अगर मैंने इसको ड्रैग किया नीचे और थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो थ्रेड में क्लॉकवाइज ट्विस्ट सेट होगा. या अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया होता तो एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट सेट होता. तो कॉटन थ्रेड में जो ट्विस्ट सेट होता है उसको मैं बोलेगा रिस्टोरिंग टॉर्क. और वो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना रहेगा? यही फॉर्मूला रहेगा, mb sin थीटा. खाली नेगेटिव साइन आएगा. ओनली नेगेटिव साइन विल कम हियर. तो ये टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना रहेगा? माइनस mb sin थीटा. तो ये देखो यहाँ पे आ गया. ये कंटेंट आप पढ़ लो, ये टाइम पास कंटेंट है, एडिशनल एक मार्क के लिए. समझेगा आप, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो गया? माइनस mb sin थीटा. अगर आप सिंपल पेंडुलम याद करोगे तो यहाँ माइनस mg sin थीटा था, यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स था. रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस mb sin थीटा. ये जो एक्सप्रेशन है, ये आप एज इट इज ऑसिलेशन में भी कर सकते हो, क्योंकि ये उधर भी है और इधर भी है. तो दोनों जगह एक ही कंटेंट आप कॉपी करो, प्रिपरेशन आसान. तो ये हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क. पार्ट समझे? ओके. टॉर्क तो आपको पता था, लेकिन थ्रेड में जो टॉर्क या ट्विस्ट सेट होगा वो अपोजिट टू रोटेशन होगा. जब मैं रिलीज करेगा तो जो
ट्विस्ट थ्रेड में सेट हुआ था वो रिलीज होने के लिए ट्राई करेगा, एंड बिकॉज ऑफ इट्स रिलीज मैग्नेट क्लॉकवाइज रोटेट होगा। जब मैग्नेट क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो एक लिमिट तक कंटिन्यू करेगा, वापस बैक जाएगा। तो पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट परफॉर्म्स द ऑसिलेटरी मोशन, बट पोल फॉलोज द कर्व पाथ, तो हम लोग उसको एंगुलर ऑसिलेटरी बोलेंगे। It takes time, it takes fixed interval of time to complete that semicircle या arc, so it is periodic in motion, right? Restoring torque हमेशा मैग्नेट को टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेके आएगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया हमेशा या इनर्शिया ऑफ रोटेशन रहेगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रोटेशन पोल ऑफ द मैग्नेट हमेशा नॉर्मल से दूर जाते रहेगा। सो ब्रीफली स्पीकिंग इट परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम। तो हमें प्रूव करना है कि वो एंगुलर एसएचएम, तो हमें क्या प्रूव करना है? एक्चुअली टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, इसे प्रूव करना है। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया माइनस एम बी साइन थीटा। अगर स्विंग बहुत स्मॉल रहेगा, और स्मॉल स्विंग थीटा इज वेरी स्मॉल, जैसे आप सिंपल पेंडुलम में लेते हैं फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड थीटा वाज वेरी स्मॉल, वैसे फॉर स्मॉल स्विंग अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, लेट अस एक्सप्रेस दिस थीटा इन रेडियन। तो sin theta, where theta is in degree, can be replaced by value of theta expressed in radian. ये मैंने आपको thin prism में भी पढ़ाया था। And what is the formula for torque from rotational motion? Product of moment of inertia and angular acceleration. जैसे फोर्स में होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे यहाँ मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आ गया एम बी साइन। साइन थीटा मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस किया, सेइंग दैट थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ स्मॉल थीटा इज एक्सप्रेस इन रेडियन, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग साइन थीटा वेयर वी नीड अ थीटा इन डिग्री, बाय थीटा इन रेडियन। तो ये फॉर्मूला आ गया। ओके, अभी पोल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एक्चुअली। तो रिवॉल्विंग मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। और अल्फा क्या रहेगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ थीटा, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी, या वापस ओमेगा का वैल्यू डी थीटा बाई डी टी, यानी अल्फा की जगह में डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये एम आर स्क्वायर। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई थीटा। एम बी अपॉन आई ये कांस्टेंट है, क्योंकि जो मैग्नेट सस्पेंड किया है उसका डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है। जिस फील्ड में सस्पेंड किया हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो प्लेस वाइज कभी नहीं बदलता, और सस्पेंडेड मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है ये पार्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। सो दिस इज हाउ bar magnet suspended in uniform magnetic field performs angular simple harmonic motion। तो आपको इक्वेशन 2 प्रूव करना पड़ता है। अभी हम लोग पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आपने एसएचएम में देखा है पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। पीरियड का फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा। पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रहे ये फॉर्मूला आप पीरियड ऑफ एसएचएम के लिए यूज कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले आपको एग्जांपल दिखाना पड़ता है कि वो एसएचएम का एग्जांपल है। जैसे आपने सिंपल पेंडुलम में दिखाया था एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और यह कांस्टेंट आया था जी बाय एल। वहां का फॉर्मूला था एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस जी बाय एल एक्स था। यहाँ पे क्या मिला आपको? एम बी अपॉन आई मिला, एग्जाम्पल बदला। तो जब आपको ये पीरियड का फॉर्मूला यूज करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू शो दैट इट इज परफॉर्मिंग एंगुलर एसएचएम, जो आपने दिखाया। क्लियर? ओके, तो पीरियड का फॉर्मूला आपको अभी डायरेक्टली यूज करना है 2 पाई अपॉन द होल स्क्वायर रूट एक्सेलरेशन पर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट अल्फा अपॉन थीटा का राइट हैंड साइड क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज एम बी अपॉन आई। ये माइनस साइन तो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। माइनस साइन से अल्फा एंड थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अल्फा जो है टुवर्ड्स द मीन होता है एंड थीटा अवे फ्रॉम मीन होता है। तो अल्फा अपॉन थीटा हो गया एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट एम बी अपॉन आई, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो।
ये देखो आज मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो T इज इक्वल टू 2 पाई, ये हो गया स्क्वायर रूट I अपॉन MB. This is the expression for period of the magnet suspended in uniform magnetic field and performing angular oscillation. यहाँ से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो. T is directly proportional to square root I. T is inversely proportional to square root M. T is inversely proportional to square root B. ये फॉर्मूला है. अगर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन पूछा तो इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल लेना. ठीक है. In our next lecture, we will discuss about the magnetic potential energy of a magnetic dipole in an external magnetic. See, हम लोगों ने यही टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लिया था. इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिया था हम लोगों ने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे था. खाली मैग्नेटिक वर्ड जाके वहां इलेक्ट्रिक वर्ड आया था. तो ये टॉपिक और वो टॉपिक एग्जैक्ट सिमिलर है. तो नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक में मैग्नेटिक के लिए और इलेक्ट्रिक के लिए वापस लेता हूँ. ये तो लेंगे हम लोग, और इलेक्ट्रिक का ऑलरेडी मैंने एक बार पढ़ा है. अभी दोनों साथ में पढ़ाएगा और दोनों साथ में ही प्रिपेयर करने का. खाली वर्ड बदलता है, मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रिक. राइट. चलो नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू दिस टॉपिक दोनों के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड. थैंक यू.